आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इसके पहले हम लोग छायावाद तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले अगर आप मेरा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अगर सभी प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से मेरे सभी वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस समय हम लोग भारतीय युग, द्विवेदी युग और ये छायावादी युग का अध्ययन अभी हम लोग कर चुके हैं। हालांकि इसके पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, फिर पत्र पत्रिकाओं से संबंधित या फिर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। भक्ति काल से संबंधित कुछ वीडियोज़ हैं, रीतिकाल से संबंधित हैं, आधुनिक काल से संबंधित हैं। तो ये सब आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है ना। तो आइए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्या कह रहा है, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस वर्ग में रखा जाएगा। छायावादी कवि के रूप में, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के रूप में, या प्रेम और मस्ती कवि के रूप में, या फिर प्रयोगवादी कवि के रूप में। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रीय संस्कृत धारा के कवि के रूप में इनको जाना जाता है और इनको इसी वर्ग में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न 120, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है। वैद्यनाथ मिश्र की किस कवि का वास्तविक नाम है। तो दोस्तों नागार्जुन जी का ये नाम है। त्रिलोचन धूमिल और मुक्तिबोध का नाम नहीं है, नागार्जुन जी का नाम है, ठीक है ना। 121 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, प्रेत का बयान नामक कविता के रचयिता कौन है। प्रेत का बयान, तो दोस्तों ये भी नागार्जुन जी की ही रचना है। प्रेत का बयान केदारनाथ जी का नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। आइए 122 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, गीत फरोश नामक कविता के रचनाकार कौन है। गीत फरोश नामक कविता के रचनाकार कौन है। बहुत चर्चित ये जो है कि ये पुस्तक है और ये बार बार परीक्षा में पूछता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है ना। आइए 123 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है। किस दर्शन से है। तो मार्क्सवादी दर्शन से है। प्रगतिवाद का संबंध जो है मार्क्सवादी दर्शन से है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद से नहीं है इसका कोई संबंध। 124 नंबर, आओ रानी हम ढोए पालकी नामक प्रसिद्ध कविता किस कवि ने की है। तो यह कविता जो है कि नागार्जुन ने की है। विकल्प नंबर सी, त्रिलोचन धूमिल और दिनकर जी नहीं है, नागार्जुन जी हैं, ठीक है ना। 125 नंबर का क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है। फूल नहीं रंग बोलते हैं बहुत चर्चित पंक्ति है और यह जो है कि केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है ये, ठीक है ना। रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री या धूमिल जी का नहीं है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है। चलिए 126 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्या है। 126 नंबर का जो ये कृति है और कृति का नाम है, इसको यही मिलान कर लिया जाए। युग धारा जो है ये नागार्जुन जी की है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की है। रसवंती जो है यह दिनकर जी की है और हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन का है। मतलब ये कि आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा क्या कि एक का आपका हो जाएगा डी, ठीक, यानी युग धारा का नागार्जुन, और दो का आपका हो जाएगा सी, यानी कि युग की गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल का। 3 का आपका हो जाएगा ए, रसवंती दिनकर जी का, और 4 का आपका हो जाएगा बी, यानी हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन का। आइए 127 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है। प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा क्या है, आपको ये बताना है। 1920, 1936, 1936 से 1943, 1950, 1960, 1900 से 1918। तो दोस्तों सही विकल्प है 1936 1943 ईस्वी, विकल्प बी। 128 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। तो यह नाम है नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी यात्री के नाम से लिखते थे। त्रिलोचन धूमिल और सुमन जी नहीं है, नागार्जुन जी हैं, ठीक है। 129 का ए, 129
ये कह रहे हैं 129 कह रहा है कि इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो दोस्तों त्रिलोचन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, और ये हरिऔध जी जो है इसके प्रगतिवादी कवि नहीं है। 130 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से प्रगतिवाद का संबंध, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों विकल्प नंबर हो जाएगा सी, यही गलत है, बाकी सब सही है। स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, ये नहीं है, बाकी सारा जो है कि प्रगतिवाद के संबंध में कथन सही है। प्रगतिवाद में शोषण का विरोध हुआ है, प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, और प्रगतिवाद में शोषितों पर सहानुभूति व्यक्त की गई है। ठीक है ना। 131 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 131 नंबर कि मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, यह पंक्ति किसकी है। बहुत चर्चित पंक्ति है, और ये दोस्तों ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल जी की, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है मारो मारो हंसिया। ठीक है ना। 132 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है, मतलब कौन कवि मार्क्सवाद पर आस्था नहीं रखता है, बाकी 3 लोग रखते हैं। तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी जो है मार्क्सवाद पर आस्था नहीं रखते थे, बाकी ये तीनों लोग रखते थे, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और शमशेर बहादुर सिंह, ये तीनों लोग रखते थे। 133 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। कुरुक्षेत्र की रचना का मतलब मूल उद्देश्य क्या है कवि का, यह जो है कि आपको बताना है। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा ए, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। यही जो है कि कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य रहा है, कुरुक्षेत्र की रचना का। 134 नंबर में देख लेते हैं। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको ये बताना है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 135 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, आपको ये बताना, सबसे पहले कहाँ हुई थी, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, लंदन में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद 1936 में लखनऊ में हुआ था भारत में, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है मुंशी प्रेमचंद जी रहे हैं। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना होगा। 136 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि छबा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो दोस्तों सही विकल्प आपका कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र में ये रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्ति है, और कुरुक्षेत्र उनकी रचना है, उसी से लिया गया है। ठीक है ना। 137 नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं। उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है, किस विदेशी लेखक के प्रभाव से ये उर्वशी काव्य कृति की रचना किए थे। तो दोस्तों सही विकल्प आपका सी, D.H. लॉरेंस, इसको याद रखिएगा, D.H. लॉरेंस। 138 नंबर, उर्वशी काव्य का रूप क्या है, मतलब उर्वशी का काव्य रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो आपका है गीति नाट्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि उर्वशी क्या है, एक गीति नाट्य है। 139, इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, 3 है और 1 नहीं है। तो वैदेही वनवास नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, परशुराम की प्रतीक्षा भी, रसवंती भी है, हुंकार भी है, वैदेही वनवास नहीं है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था, उर्वशी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना कब हुआ था। तो दोस्तों ये 1961 में हुआ था, इसको हमेशा याद रखिएगा, 1961 में हुआ था। 141 का गा कोकिल बरसा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है, तो ये कवि का प्रतीक है, यानी कवि जो है कि कोयल अपने लिए जो है कि ये मतलब अपने लिए प्रयोग किया है, इसलिए यह कवि का प्रतीक है। ठीक है। आइए हम लोग 142 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 142 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है। तो दोस्तों बहुत चर्चित पंक्ति है, और आप इसको पढ़े भी होंगे। यह जो है वह तोड़ती पत्थर नामक कविता से लिया गया है। 143,
143 क्या कह रहा है? प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो दोस्तों तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है ना। 144 तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे आपको ये बताना है। तो तार सप्तक के संपादक दोस्तों अज्ञेय जी थे। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है कि तार सप्तक के संपादक थे। 145 नंबर का क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ कब माना जाता है? प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ कब माना जाता है तो आपको ये बताना है। तो ये आपका 1900 प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये 1943 माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञेय जी ने किया था और तभी से ये जो कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ माना जाता है। तो तीन तार सप्तक का 4 तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, तो जिसमें 3 सबसे प्रसिद्ध है और इस तार सप्तक में 7 कवियों का ये जो है कि उसमें रहा है स्थान। और सबसे बड़ी इसकी तुकबंदी ये है कि हर 7 वर्ष के उपरांत, हर 7 वर्ष के पर जो है कि मतलब ये आपका लगभग ये रहा है प्रकाशन वर्ष, जिसे 43 को जोड़ लेंगे तो 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 7 वर्ष ये हो गया। तो आपका ये हो गया दूसरा तार सप्तक। तीसरा है कि 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 दूसरा जो है कि 59 में होता है। तो इस तीसरा, तो इस तरह से जो है कि आप इसको गिन करके कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 146 नंबर का क्वेश्चन, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बहुत ये चर्चित पंक्ति है। तो यह जो है कि यह कथन आपका है दोस्तों 146 का बी, अज्ञेय जी का ये कथन है। किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? किस काव्य धारा का विकास नई कविता के रूप में हुआ? तो यही जो है कि आपका प्रयोगवाद जो है कि बाद में नई कविता का रूप धारण कर लिया। तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इसके पहले अभी चर्चा हो चुका है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? 3 कवि तो हैं लेकिन एक कवि तार सप्तक के नहीं है, वो आपको बताना है। तो भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमिचंद जैन और रामविलास शर्मा। तो आपका विकल्प है बी, केदारनाथ सिंह जो है कि तार सप्तक के कवि नहीं थे। ठीक है ना। 1950 को हम लोग देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला था? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में? तो दूसरे सप्तक में। दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र थे और इनकी कविताओं को स्थान मिला था। ठीक है ना। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 51, दूसरे सप्तक का प्रकाशन आपका कब हुआ था ये बताना है। तो दोस्तों 1951 में हुआ था। हाँ, अभी मैं आपको बताया कि हर 7 वर्ष के उपरांत जो है कि हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 43 में हुआ था। ठीक है ना, पहला प्रकाशन। 43 और 7 आपका हो गया 50, यानी 7 वर्ष पूरा हो गया। फिर 8वें वर्ष यानी कि 51 में आपका दूसरा हुआ था। और 51 प्लस 7 और कर लीजिए, 51 और 7 हो जाएगा 58। 58 के बाद एक 59, यानी 59 में ये तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। 3 सप्तक हमेशा पूछा जाता है, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का प्रकाशन। तो आप याद रखिएगा 43, 51 और 59। याद करने का सही तरीका क्या है कि आप 43 में 7 जोड़ेंगे 50 होगा। तो 50 में नहीं बल्कि 50 के बाद अगला, 50 के बाद वाला जो साल है यानी कि 1951। ठीक है ना। 51 फिर आप 7 जोड़िए 58 हुआ। 58 के बाद अगला जो है कि क्या आ रहा है 59। तो 1959 में तीसरा होगा। आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं 152 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह आपको बताना है किस सप्तक के कवि हैं। तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है ना। सी, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है। तो अभी इसको पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, कोई डाउट नहीं। आपका 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। आइए 54 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह अज्ञेय जी थे।
ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नई कविता नहीं है, सॉरी इसमें से कौन सी नई कविता नहीं है, आपको ये बताना है। नई कविता की विशेषता नहीं है, तो ये है मार्क्सवादी दर्शन, ठीक है ना। 155 का डी आपका हो जाएगा मार्क्सवादी दर्शन। इसमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, तो मार्क्सवादी दर्शन नहीं है, ठीक है ना। आइए 56 नंबर हम देख लेते हैं। 56 नंबर क्या कह रहा है कि कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने को पुरुष अधिकारी। यह पंक्ति किसका है, यह किस कवि का पंक्ति है, तो ये सी अज्ञे जी की पंक्ति है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। 57 में आइए, आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई लहू की धार, तुम कहाँ हो नार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, 157 नंबर का क्वेश्चन। यह भी पंक्ति उन्हीं का है, यानी अज्ञे जी का ही है, ठीक है ना। 58 देखिए, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए कूच, कभी वासन अधिकारी घिसने को मुलम्मा छूट जाता है। तो यह जो है कि पंक्ति मूल मंतव्य क्या है, इसका मतलब मूल उद्देश्य क्या है, तो पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है, पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए चुप है, इस पंक्ति में नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति पर लक्षित हो रही है, 159 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका विकल्प है सी नवीन उपमान। ये नवीन उपमान, इसमें ऑपरेशन थिएटर जो उपमान जो दिया गया है, एक नया तरह का उपमान दिया गया है कि ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल सब लोग शांत हो रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, और यह एक नया उपमान दिया गया है, ठीक है ना। आइए 160 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। नई कविता पर इनमें से कौन सा आरोप लगाया गया है, 160 नंबर। नई कविता पर कौन सा आरोप लगाया गया है, नई कविता का कोई दर्शन नहीं, यह भी सही है। नई कविता में अश्लीलता है, यह भी लगाया गया है। नई कविता में छंदहीनता है, यह भी लगाया गया, यानी उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी आरोप लगाए गए। 61 देख लेते हैं। 161 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के संकलन के रचयिता कौन है। 161 नंबर का चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध की ये रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 162 ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है, 162। यह भी जो है उन्हीं की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध का ही है। आइए 63 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। 3 है और 1 नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों भूरी भूरी खाक धूल, यही एक जो है कि अज्ञेय की रचना नहीं है, बाकी सब अज्ञेय की रचना है। हरी घास पर छड़बर, अरे ओ करुणा प्रभामयी आंगन के पार द्वार, ये आपको बताना है। इसके बाद आपका सी क्या नाम है आपका 164 नंबर का आपको बताना है, कृति और कृतिकार का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सागर मुद्रा, सागर मुद्रा जो है अज्ञेय जी का है। नाथ और निर्माण, नाथ नहीं बल्कि नास है, नास और निर्माण, ये गिरजा कुमार माथुर जी का है। कनुप्रिया जो है आपका धर्मवीर भारती जी का है, और संसद से सड़क तक धूमिल जी का है। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, यानी 1 का सी सागर मुद्रा अज्ञेय, नास और निर्माण गिरजा कुमार माथुर, संसद से सड़क तक धूमिल, और कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती, ठीक है ना। आइए अब 165 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 165 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंधेरे में नामक कविता के रचयिता कौन है। अंधेरे में नामक कविता के रचयिता कौन है, तो ये मुक्तिबोध जी की ये कविता है, गजानन माधव मुक्तिबोध। 166 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किस कवि को माना जाता है। तो दोस्तों दुष्यंत कुमार को हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार माना है, क्योंकि ये प्रसिद्ध गजल लेखक हैं। 67 शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना है। शिलापंख चमकीले, ठीक है ना, यह किस कवि की रचना है, तो दोस्तों जो गिरजा कुमार माथुर जी की ये
रचना है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इनमें से कौन सी कृत धर्मवीर भारती की नहीं है? 168 कौन सी कृत धर्मवीर भारती की नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। तो दोस्तों असाध्य वीणा नहीं है क्योंकि खगेल जी की रचना है। बाकी 7 गीतवर, संध्यायुग, कनुप्रिया यह भारती जी की ही रचना है। 159 हम लोग देख लेते हैं, 169 कुआनो नदी किस कवि की रचना है? कुआनो नदी तो सर्वेश्वर जी की रचना है ये। 170 देख लेते हैं, क्या कह रहा है? संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? संशय की एक रात तो राम कथा से संबंधित है ये, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। 171 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 171 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है? माने 3 है और 1 नहीं है। तो दोस्तों गर्म हवाएं नहीं है, बाकी संशय की एक रात, महाप्रस्थान और अरण्या नरेश मेहता जी की रचना है। 172 चक्रव्यूह एवं आत्मजयी, चक्रव्यूह एवं आत्मजयी नामक कृतियों के रचनाकार कौन है? तो ये कुंवर नारायण जी हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। आत्मजयी और चक्रव्यूह ये दोनों इन्हीं की रचना है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला, कृति और कृतिकार, ठीक है ना। यानी कि आपका चक्रव्यूह जो है कि ये कुंवर नारायण की है, ठीक। और आपका चुका भी नहीं हूँ मैं, ये शमशेर बहादुर सिंह जी का है। और हिमबिद्ध जो है यह दुष्यंत कुमार जी का है। और साये में सॉरी ये नहीं है, हिमबिद्ध जो है कि ये जगदीश गुप्त जी का है। और साये में धूप ये जो है ये आपका दुष्यंत कुमार जी का। फिर से इसको देख लीजिए, विकल्प मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, चक्रव्यूह कुंवर नारायण, चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह, हिमबिद्ध जगदीश गुप्त और साये में धूप यह जो है आपका दुष्यंत कुमार जी का है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग 174 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाटक जारी है के रचयिता कौन है? बड़ी चर्चित पंक्ति है ये, बहुत ही चर्चित पंक्ति है। नाटक जारी है, कभी ये पूछता है किस विधा की रचना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट गलत कर देते हैं, सोचते हैं नाटक लिखा है तो नाटक विधा होगा, लेकिन नहीं, ये कविता है, काव्य है, ठीक है ना। और ये लीलाधर जंगूड़ी जी की रचना है। लीलाधर जंगूड़ी इसके रचनाकार हैं। आइए 175 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 175 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्यकृति कौन सी है? विजय देव नारायण शाही की काव्यकृति इसमें से कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इनका जो काव्यकृति है ये है मछली घर। मछली घर जो है ये विजय देव नारायण शाही का काव्यकृति, बाकी ये 3 नहीं है। 176 नंबर हम देख लेते हैं। इनमें से रघुवीर सहाय की काव्यकृति कौन सी है? रघुवीर सहाय की काव्यकृति कौन सी है? तो सीढ़ियों पर धूप में, ये इनकी काव्यकृति है, बाकी ये 3 नहीं है। 177 देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? तो समकालीन कविता। दोस्तों 20 का विकल्प हो जाएगा, समकालीन कविता दिया गया। 75 के बाद की कविता को दिया गया समकालीन कविता। 178 लकड़बग्घा हंस रहा है के रचयिता कौन है? लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले, अक्सर ये पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिए। चंद्रकांत देवताले की रचना है लकड़बग्घा हंस रहा है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने के रचनाकार कौन है? ते है नागार्जुन जी हैं दोस्तों, इसको याद रखिए। 180 साखी के रचयिता इनमें से कौन है? साखी के रचयिता विजय देव नारायण शाही, इसको याद रखिएगा। साखी अक्सर कबीरदास की रचना पर सारा ध्यान जाता है सभी लोगों का, और जब आप देखेंगे कि ये तो कबीरदास जी का इसमें कहीं विकल्प ही नहीं है तो लगेगा कि लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है क्योंकि विजय देव नारायण शाही जी भी साखी लिखे हैं, ठीक। आइए
181 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 181 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों 1954 में हुआ, यानी 1954 से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। 182 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 182 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो दोस्तों यह तीसरे सप्तक के कवि हैं, विकल्प नंबर सी। 183 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? 183 आधारित है। तो हाँ सही है, ठीक ठीक। तो महाभारत के पात्रों पर आधारित जो है अंधा युग है, जो धर्मवीर भारती जी की ये रचना है, और ये महाभारत के पात्रों पर आधारित है। ये 184 देख लेते हैं, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्यकृत को माना जाता है? छायावादी कविता का घोषणा पत्र, तो दोस्तों पल्लव को माना जाता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। 185 नंबर, किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की? कौन प्रगतिशील ऐसे कवि रहे हैं जो कि एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की? और दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, नागार्जुन जी। आइए 86 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? तो मध्यवर्गीय लघु मानव, यह जो है, यह वर्ग जो है ये प्रयोगवाद का केंद्र रहा है, इनकी कविता का केंद्र रहा है। 187 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह। तो इस तरह से इस प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का वीडियो यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह इसके बाद हम लोग और भी इससे संबंधित प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित एक भाग और वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो उस तरह बहुत लंबा हो जा रहा है और आपके लिए थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, इसलिए जो है कि हम वीडियो को थोड़ा छोटा छोटा करके बना रहे हैं। तो आज प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता भाग 1 का वीडियो यहीं तक। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में शेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप लोग अब तक हमारे इस वीडियो को देखें, निश्चित है कि आपको इससे ज़रूर लाभ मिला होगा और आपकी सफलता ही हमारा पुरस्कार है। मैं चाहूँगा, ईश्वर से कामना करूँगा कि आप लोग सफल हों, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को